सो हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज अपना कल हम लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया था। चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें लग रहा है 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। आज अपना चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उस समय हम लोग ने कब बात करी थी? इंडिपेंडेंस की ईव की, यानी कि 1947 के समय की हम लोग ने उसमें ज़्यादातर चीज़ें थी वो उसमें मैंशन थी। अब इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे 1950 से लेकर 1990 तक की अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल रहेगा। ठीक है, देयर आर हाँ देखो, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि किस तरह से, मतलब कि इकोनॉमी चलाई जा सकती है, उसको बोलते हैं अपना क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखो, एक सेकेंड देखो, कितने प्रकार की इकोनॉमी हो सकती है, यहाँ पे लिख देना इकोनॉमी, और तीन ऐसे लाइन बना देना, ऐसे बना लेना या फिर ऐसे, जैसे अभी आपको अच्छा लगे। ठीक है, कितनी कितनी प्रकार की हो सकती हैं। एक होता है आपका पहले लिखो आप कैपिटलिस्ट। ठीक है, पहला आपका है क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा आपकी कौन सी है, सोशलिस्ट। ठीक है, तीसरी आपकी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं, जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को फॉलो करे उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी कितने प्रकार की हो सकती है, पहली चीज़ ये याद रखना। तो क्या कहेंगे हम लोग, तीन प्रकार की हो सकती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, देखो, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power, the ability टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रोल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंट्री है, वहाँ पे इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा, जो वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज होंगे, आपकी गुड्स और यहाँ पे लिख दो सर्विसेज होंगी, तो वो डिमांड के हिसाब से नहीं बेची जाएंगी, वो बेची जाएंगी परचेजिंग पावर के ऊपर। परचेजिंग पावर मतलब कि आपके पास कितना पैसा है, इस बेसिस पे चीज़ें वहाँ पे बेची जाएंगी। ठीक है, द एबिलिटी या फिर परचेजिंग पावर बोल लो, द एबिलिटी टू बाय, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उस हिसाब से उसके लिए ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे इतना ये नहीं ध्यान रखा जाएगा कि पहले हम लोग को बेसिक नीड्स पूरी करनी है या कुछ, जो सीधे आज जिसकी जितनी एबिलिटी होगी वो उतनी चीज़ें परचेज करेगा। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द, हाँ, कैपिटलिस्ट के नीचे सीधे सीधे ऐसे ही डेफिनेशन लिख देना। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि सोसाइटी की क्या नीड है, तो उसी हिसाब से वो गुड्स प्रोड्यूस करवाएगी। करवाएगी क्या मतलब कि हाथ तो पकड़ के नहीं करवाएगी ना किसी के, लेकिन ऐसी पॉलिसीज बनाएगी, ऐसे लॉज बनाएंगी कि जो कंपनीज होंगी वो मजबूर रहेंगी कि हमें इन्हीं पॉलिसीज या लॉज को फॉलो करना है और यही चीज़ों का हमें प्रोडक्शन ज़्यादातर फोकस्ड रहना है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी कि वो गवर्नमेंट के पास जितनी भी पॉलिसीज होंगी वही डिसाइड करेगी कि, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी और डिसाइड करेगी कि कौन से गुड्स आपके बनने हैं, कौन से प्रोड्यूस होने हैं और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। ठीक है, तो ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, अब दोनों लोग को मिला दो। ठीक है, अब खुद ही से एक बार डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हो सकता हो सब लोग ने, काफ़ी लोग ने जज कर लिया होती देर में, है ना। यानी कि जहां पे गवर्नमेंट भी अपना रोल कर रही होगी, वेयर एज परचेजिंग पावर भी अपना रोल प्ले कर रही होगी। अब इसका मतलब है क्या, द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर, दोनों लोग मिल के जो इस इकोनॉमी को चलाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, जब गवर्नमेंट और मार्केट, मार्केट का मतलब जहां पे आपके जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट, ये दोनों मिल के चलाएंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट is produced in a mixed economy. The market will provide whatever goods and services it can produce well, and government will provide essential goods and services which the market fails to do. ठीक है, यानी कि जो अपना क्या नाम, मार्केट अपना तो काम करेगी कि जो उनके बस में होगा, जो वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो गुड्स बना पाएंगे अच्छे तरीके से, वो तो वो डाल करेंगे ही करेंगे। देन आफ्टर, उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी, जो जब ये कोई मार्केट वाले या फिर कोई कंपनी वो का मतलब कि कोई चीज़ छोड़ जाएगी या फिर वो नहीं कर पा रही होगी इतने अच्छे से, तब गवर्नमेंट उसमें अपना रोल प्ले करेगी और एसेंशियल जितने भी गुड्स और सर्विसेज होंगी वो गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारी पे लेगी।
ठीक है, अब देखे आते हैं व्हाट इज अ प्लान। अब प्लान होता क्या है, जनरल सी डेफिनेशन है, 2 मिनट लगेगा, समझ लेते हैं। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ नेशन शुड बी पुट और टू यूज। इट शुड हैव द सम जनरल गोल एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच आर बी आर्काइव्ड विद इन अ specified period of time. In India, plans were of 5 year duration and were called 5 year plans. ठीक है, पहले याद रखना प्लान कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग लिखते हैं। एक 5 year प्लान होता है आपका, ठीक है, एक 5 year हो गया। देन आफ्टर उसके बाद आते हैं, ठीक है, 5 year we borrowed this from the फॉर्मर सोवियत यूनियन द पायनियर ऑफ नेशनल प्लानिंग। ठीक है, ये 5 year प्लान वाला आइडिया हम लोग ने कहाँ से लिया है, सोवियत यूनियन, या ऐसे ही इसको एज इट इज लिख लेना, ठीक है, सोवियत यूनियन से, ठीक, हाँ, सोवियत यूनियन। व्हाट इज टू बी आर्काइव्ड, what is to be achieved over a period of 20 years, this long term plan is called perspective plan। ठीक है, एक अपना क्या होता है 20 year प्लान, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख देना पर्सपेक्टिव प्लान। द 5 year प्लान वर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर दी पर्सपेक्टिव प्लान। देखो अब इसकी वर्किंग क्या होती है, प्लान तो आप लोग को अब समझा देते हैं एक बार। देखो प्लान का काम ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। यानी कि मान लेते हैं आपने ये गोल बना लिया, प्लान बना लिया कि मुझे आज 10 लेक्चर लेने ही लेने हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लान। ठीक है, वैसे ही जब नेशन की बात आती है तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और क्या नाम गुड्स और सर्विसेज होती है, उन सभी चीज़ों को प्रॉपरली प्लान्ड वे में अरेंज करना और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्लान। और कितने प्रकार के होते हैं, 5 year प्लान और 20 year प्लान। 20 year प्लान को क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान, और ये होता है आपका 5 year प्लान। जो पर्सपेक्टिव प्लान होता है ये इसी से रिलेटेड होता है। जैसे अब मान लो, हाँ, जैसे आपने डेली का गोल बनाया था कि 10 लेक्चर मुझे लेने हैं। अब 10 लेक्चर आपको कैसे लेने हैं, 10 लेक्चर लेने हैं, ये आपका 20 year या फिर पर्सपेक्टिव प्लान हो गया कि आपका एजेंडा ये है, पर इसको अचीव कैसे करोगे वो आपका कहलाएगा एक तरह से 5 year प्लान। होते ये इतने ही समय के लिए हैं जितने ये ईयर लिखा है, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब 5 year प्लान की बात करें, ठीक है, अब आपने कहा कि मैं 2 लेक्चर पहले सुबह लूंगा, उसके बाद अपना थोड़ा सा लंच वेंच करूंगा, फिर लंच आया, फिर आपने कहा कि फिर 2 लेक्चर लूंगा, फिर थोड़ा मैं खाऊंगा पीऊंगा, फोन चलाऊंगा, ठीक है, अपनी महिला मित्र से बातें करूंगा, फिर उसके बाद आप 2 लेक्चर लेंगे, फिर उसके बाद खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, फिर उसके बाद 2 लेक्चर। इस प्रकार से ये जो आपने प्लानिंग करी इसको बोलते हैं 5 year प्लान, कि उस पर्टिकुलर एजेंडा को अचीव कैसे करना है विद इन अ स्पेसिफिक या फिर 20 year पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका प्लान। ठीक है, इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एंड एज इट्स चेयरपर्सन। ये याद रखना, ठीक है, 1950 में अपना क्या है, प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, चेयरपर्सन कौन थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब होते कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन। द गोल्स ऑफ द 5 year प्लान्स वर ग्रोथ। अब देखो जो आपका गोल था, ठीक है, ये तो एजेंडा तो हो गया कि चलो आपको 10 लेक्चर लेने हैं। अब गोल क्या है कि 10 लेक्चर लेने क्यों है। पहला क्या, जब नेशन के टर्म में बात करेंगे तो नेशन की ग्रोथ के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, यानी कि अभी सारे हम लोग टर्म समझ लेंगे, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, ग्रोथ। ठीक है, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब कि आप अपनी टेंडेंसी को बढ़ा पाएं, कि हम ग्रो कर पाएं, यानी कि आज हम 10 लेक्चर ले रहे हैं, कल हम 12 ले पाएं। ठीक है, इसी तरह से आज हम 10 बिस्किट बना रहे हैं, कल हम 20 बिस्किट बना पाएं। आज हम 5 करोड़ का माल बेच रहे हैं, कल हम 10 करोड़ का माल बेच पाएं। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ये चीज़ तो चलो हमने बताई दी थी ना, आपको याद है ना, सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन दी जीडीपी देन दी अदर 2 सेक्टर। यानी कि अपना कौन सा, प्राइमरी हो गया, देन उसके बाद सेकेंडरी हो गया, देन उसके बाद टर्शरी का दूसरा क्या नाम था, सर्विस सेक्टर। सेकेंडरी का क्या 2 नाम थे, जल्दी से कमेंट में करके बताना। ठीक है, सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसी का था जीडीपी में, या फिर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द जीडीपी इज ए मार्केट वैल्यू, GDP is the market value of all the final goods and services produced in the country during a year। ठीक है, वही चीज़ है GDP जो हमने बताई थी। ठीक है, you can think of GDP as a cake and growth is increase in the size of cake. If the cake is larger, more people
कैन एंजॉय इट, इसको एज इट इज रख लेना, लिख लेना, सॉरी, ठीक है। अब इसने क्या कहने का मतलब था, जैसे जीडीपी है, जीडीपी को मान लो कि ये केक है, ठीक है। अगर जीडीपी ज़्यादा होगी यानी कि केक ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। अब ये बताओ, छोटा केक है तो इसको कम लोग खा पाएंगे, वेयर एज जब केक बड़ा होगा तो इसको ज़्यादा लोग खा पाएंगे, वेयर एज इसी तरह से जब जीडीपी छोटी होगी किसी कंट्री की तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कम होगा या फिर इतना बेनिफिट नहीं होगा वहाँ के पीपल्स को, ठीक है। जब इकोनॉमी आपकी सॉरी जीडीपी आपकी ज़्यादा होगी तो ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट करेगी, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर्स मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि जो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है सारे सेक्टर का, जैसे हो गया आपका प्राइमरी, हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्शरी सेक्टर, जो ये तीनों सेक्टर मिलके जो कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना इकोनॉमी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन का जब जनरल इसको लिख लेना एज इट इज, पर छोटी सी टर्म में बता दो, मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करना, अप टू डेट रहना, बाकी कंट्रीज के साथ एकदम मिलके चलना, ठीक है। ये होता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब, ठीक है। अब सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि देखो अभी आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। The first 7-5 year plans gave the importance of self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब हो गया कि खुद पे डिपेंडेंट रहना, हम लोग को किसी और के पे डिपेंडेंट नहीं होना है, इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस। और इसी को अगर इंडिया के टर्म पे बात करें तो वही चीज़ हो गई ना कि मतलब हम लोग खुद के लिए क्या रहे, खुद से ही वो रिलायबल रहे, मतलब रिलायबल सॉरी, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहे, यानी कि हम ही लोग वो चीज़ करें। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, इसको स्टार पॉइंट बना के, जो फर्स्ट 7-5 year प्लान्स थे, ठीक है, यानी कि 35 साल, जो शुरुआत के 35 साल बोल लो या फिर आप बोल लो फर्स्ट 7, समझ रहे हो ना, जो ईयर प्लान्स थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने किस में दी, सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है। यानी कि हम लोग के देश का अच्छे से विकास हो सके, ठीक। इक्विटी की बात कर लेते हैं। नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, बाय देमसेल्फ मे नॉट इंप्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल आर लिविंग। ए कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप इन द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। अब इक्विटी का क्या मतलब हो गया, एक बंदा है वो 10 करोड़ कमा रहा है, अब एक बंदा है वो 10K कमा रहा है ना, दोनों के समझ में आया आपको। तो ये इक्विटी नहीं कहलाएगी, इक्विटी मतलब बराबरी, बराबरी क्या, हर एक पर्सपेक्टिव में, ठीक है, बराबरी रहे। अब इक्विटी का मतलब समझ में आ गया ना कि हर बराबर सबको इक्वल इनकम हो, बराबर इक्वल वैल्यूज हो, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स विच यूज हैड इन अ रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, HYV सीड्स, और ये सारा तो हम लोग ने आपको बता ही दिया था। लैंड सीलिंग, चलो लैंड सीलिंग या फिर इसको ये भी मत लिखना, ठीक है, ये भी मत लिखना, चेक मार्क तो कर दिया था मैंने पर कोई सेंस नहीं था, मैंने बस उसको मार्क कर दिया था कि आपका प्रॉब्लम ना हो कोई, ठीक है। अब देखो द ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, मतलब कर तो चुके हैं यार हम लोग, शायद 10th क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ना। The Green Revolution at independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो 75% पॉपुलेशन थी, कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है तो उसका ज़रूरत है कि उसको अपग्रेड किया जाए या फिर उसको अच्छे से इंप्रूव किया जाए। हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स, ठीक है, इसका तो पूरा किस्सा आपको पता है। द यूज ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड टू यूज द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन करेक्ट क्वांटिटीज एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। अगर आप HYV को यूज़ कर रहे हैं तो करेक्ट क्वांटिटीज़ में आपको पेस्टिसाइड लगेंगे, फर्टिलाइजर लगेंगे और वाटर भी खूब एक का लगेगा, इरिगेशन भी अच्छा होगा। अब देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था, ये 2 फेज में चला था, याद रखना, ठीक है, पहला और ये दूसरा। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 1960 से 1970 द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरली, एक मिनट, हाँ, सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, ठीक है। जो फर्स्ट फेज था उसमें क्या नाम 1960 से, इसको याद रखना, फर्स्ट फेज आपका कब से था, 1960 से 1970 तक। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब किस चीज़ में पड़ा था, वीट में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा था, ये लिख लेना है सही, वीट पे, ठीक है। भले ही अगर आपको पूरा ना लिखने का मन हो तो ऐसे ही बस पॉइंट बना के लिख लेना, मेन चीज़ है, ठीक है। अब क्या था,
कहाँ गया ये। इन द सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन 19 सेकंड फेज कब से था आपका 1970 से 1980, द HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू ए लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, इसमें क्या था 1970 से ऐसे ही लिख लेना 1980 तक चला। ठीक है, इसमें ये और लार्ज स्केल पर हुआ, और लार्ज स्केल यानी कि अलग अलग मोर वेराइटीज ऑफ क्रॉप पे भी चला। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस का क्या मतलब होता है, अब ये समझो। ठीक है, आपके घर में पेड़ लगा या फिर आपका मान लेते खेत है, ठीक है, आपने उसमें 100 kg गेहूं उगाया। ठीक है, मान लेते हैं आपने 20 kg का कंजम्पशन कर लिया, बचा कितना 80 में। अब 80 अगर आप बेच दो उसको, सेल इसको कर दो, तो इसी को बोलते हैं क्या, मार्केट सरप्लस। ठीक है, मार्केटेड सरप्लस, जो आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाए और वो आप मार्केट में बेचने के लिए रख लो, तो उसको क्या बोल देंगे, मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एक मिनट कुछ अधूरा है यार इसमें। द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब। अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ, इसको एज इट इज़ लिख देना, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब हमें लगा कुछ और भी इसका है। ठीक है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेना। ठीक है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर डू नॉट एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मुझे लगा कुछ इसमें मिसिंग है, हमें लगा रीज़न क्यों नहीं दिया है इसमें कि क्यों नहीं एब्जॉर्ब। ठीक है, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख लेना। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर कौन सा अपना होता है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि अगर आपकी कंट्री की, अगर पुअर कंट्री है या पुअर नेशन है, तो अगर उसको प्रोग्रेस करनी है तो सबसे पहली चीज उसको क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़िया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, उसको ऐसे ना लिखना, इसको मत लिखना। ठीक है, हमने पब्लिक और प्राइवेट तो आप लोगों को समझा दिया था, सेक्टर तो ये सब तो 10th में कवर कर लिया था, सेक्टर ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया में। ठीक है, ये देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ठीक है, अब इस पॉलिसी को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक मिनट देख लें यार कितना बचा है। हाँ यार, खत्म, आखिरी के टॉपिक है। बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म हो रहा है यार, कंटेंट ही नहीं है इसमें मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से होगा अभी 3rd लेक्चर निकलने दो, 4th 5th आने दो, और फिर उसके बाद 12th क्लास की आने दो, तब मज़ा आएगी। तब आपको जैसे पूरा पढ़ना है ना, ऐसे पूरा यहाँ से लिख रहे हो। ठीक है, पूरे फॉर्मूलेज है, डेरिवेशन है, सब पूरा लिखना पड़ेगा आपको उस समय। ठीक है, द रिजोल्यूशन, आ जाते हैं टॉपिक पे। द रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस रिजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for a socialist pattern of society। ठीक है, सेकेंड ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था कि ये क्या चाह रही थी, सोशलिस्ट पैटर्न बनाने की सोसाइटी में। अब ये बताओ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या थी, वही चीज़ है, सोशलिस्ट पैटर्न का वही मतलब है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये याद कर लो एक बार कि क्या था। दिस रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, इसने क्या किया, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में रखा। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइजेस इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि पहली कैटेगरी क्या थी, यहाँ पे ऐसे लिख देना, कैटेगरीज ऐसे 3 में बोला। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे लिख देना, सेकंड ऐसे लिख देना, यहाँ पे फिर थर्ड लिख देना। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब समझना, हाँ, फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, अपनी गवर्नमेंट जब पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन करे। सेकंड कैटेगरी क्या थी, कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यानी कि इंडिविजुअल सेक्टर जो होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो इंडिविजुअल हाथ में होते हैं, वो और पब्लिक सेक्टर दोनों लोग मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, गवर्नमेंट का हाथ था, इसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों का हाथ रहेगा। थर्ड क्या था अपना, कहाँ गया यार, ठीक है, ये हो गया, विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग न्यू। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। थर्ड कौन सा अपनी कैटेगरी इसमें डिफाइन हुई, जो क्या नाम है आपकी इंडस्ट्रीज जो आपकी प्राइवेट सेक्टर में रहेंगी वो थर्ड कैटेगरी में डाली गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देना, ये आप लोग को पता होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, करवे कमेटी। नेक्स्ट आ जाते हैं,
It is believed that the small scale industries are more labor intensive. They use more labor than the large scale industry and therefore generate more employment. ठीक है, ये चीज़ इसको भी एज इट इज़ लिख लेना. इसका क्या कहने का मतलब है, जो स्मॉल स्केल या फिर छोटी जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्ब करती हैं. अब जब लेबर एब्जॉर्प्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं क्या, अच्छा एक चीज़ और जस्टिफाई कर दें अपनी. अब जैसे हम देखो ऐसे ऐसे लिख देते हैं, तो अब इसका अगर आपको ना अच्छा लग रहा हो या फिर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता देना या टेलीग्राम व्हाट्सअप कर देना, तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा. बस ये होता क्या है, फ्लो में रहता है, फ्लो में रहने की वजह से वो ऐसे ऐसे हो जाता है. परेशान ना हो, जब हम लोग जब आगे की क्लास लेंगे तो प्रॉपर हम लोग उसमें लिख लिख के बातें करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ मेंशन है तो अभी समझाने के लिए बस हम फ्लो में बनाए दे रहे हैं. इन सब का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ये सब लिखा है ना. अगर मैं बता रहा हूँ, मैं इधर ये बस ये जो साइड का एरिया बस को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि कैसे नोट्स बनाने हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वापस. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई. ट्रेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. ठीक है, देखो इसको एक बार पढ़ लेना बस. ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो पूछा जाएगा. ठीक है, इस वजह से इसको मैं अभी के लिए लीव कर रहा हूँ. अभी के लिए क्या, पढ़ा तो चुका हूँ. ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं. नेक्स्ट अब हमें लग रहा है ख़त्म है ना. हाँ ख़त्म हो गया. ठीक है, यूनिट 1 ख़त्म हो गई अपनी. ठीक है, यूनिट 1 अपनी कंप्लीट हो गई. अब अपनी यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है. ये भी थोड़ी सी अब हिस्टोरिकल टाइप है, इसको भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. देन उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अपना आगे की तरफ. ठीक है, बोरिंग क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू.